बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों की टीचर मिस इज़ादी नज़ीर और अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेसिकली ये इंसान ही हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के इम्पैक्ट को देखते हैं ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आज से 10,000 साल पहले, बिफोर 10,000 years ago, human population was only 5 million. इंसानी आबादी आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन पॉपुलेशन was 5 million individuals. फाइव मिलियन इंडिविजुअल्स है। बट टुडे अगर आज की ह्यूमन पॉपुलेशन देखें, आफ्टर 10,000 years, दिस ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बिकम 600 मिलियन इंडिविजुअल्स हो चुके हैं। टुडे 600 मिलियन इंडिविजुअल्स लिविंग ऑन द अर्थ। 600 मिलियन हो चुके हैं। जो आज से आबादी 5 मिलियन थी, वो अब 600 मिलियन हो चुकी है। और इस तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए, इन इंडिविजुअल्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। रिसोर्सेज को जब यूज़ किया जा रहा है तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक बहुत गहरा असर भी पड़ रहा है। और इसी ह्यूमन पॉपुलेशन रेट को वो इस तरह से भी आपके साइड बॉक्स में डिस्कस कर रहे हैं कि 2,60,000 पीपल, पर्सन्स, 60,000 इंडिविजुअल्स, ह्यूमन इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। एक दिन में इंसानी आबादी जो है, जो इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है, वो कितना है? 2,60,000 एक दिन में। जबकि 180 पर्सन्स, 180 इंडिविजुअल्स पर मिनट पर्सन्स आर एडेड पर मिनट। एक मिनट में 180 इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं, इस ज़मीन पे पैदा हो रहे हैं। ये है कुछ वैल्यूज़। बच्चों, आपने इन सबको MCQs के लिए मार्क करना है। आज से 10,000 साल पहले इंसानी आबादी कितनी थी, ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। 5 मिलियंस इंडिविजुअल थे। और आज टुडे ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है? 600 मिलियन इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेड। और एक दिन में कितने इंडिविजुअल्स का इजाफा हो रहा है? 2,60,000 इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं इस ज़मीन पर। और एक मिनट में 180 इंडिविजुअल्स और पर्सन्स आर एडिंग। इतनी तेज़ी से जब नो डाउट के डेथ रेट भी होगा और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के इम्पैक्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पर। जब इंसानी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए जब रिसोर्सेज को यूज़ किया जाएगा, तो
बायोडाइवर्सिटी पे वो इम्पैक्ट्स जो सामने आएंगे वो होंगे, सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, जंगलात काट दिए जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन की सूरत में इम्पैक्ट्स होंगे। वो इम्पैक्ट्स, वो असरात जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हो सकते हैं, वो असरात में क्या क्या होंगे? फर्स्ट वन, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, हैबिटेट लॉस, जानवरों के रहने की जगह जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेटिक चेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियाँ। आपको पता है जब जंगलात नहीं रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल के साथ साथ ही जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस भी ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल भी फेवरेबल, ऑर्गेनिजम्स के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं रहेंगी। इसके साथ ही साथ में इन इम्पैक्ट्स में एडिशन ऑफ स्पीशीज भी हो सकता है, एडिशन ऑफ स्पीशीज, किसी इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके साथ हम कोई नई स्पीशी ऐड कर देते हैं तो वो भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बड़ा ही गहरा असर रखता है। एडिशन ऑफ स्पीशीज एंड रिमूवल ऑफ स्पीशीज, किसी स्पीशी को जो एक इकोसिस्टम में रहती है उसको अगर हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं तो उसके भी बहुत ही हॉरिबल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो लॉस बायोडाइवर्सिटी का हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू हैबिटेट लॉस। ये तमाम वो रीजंस हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कम करने की वजह बन रहे हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ को ऐड किए जा रहे हैं इकोसिस्टम में और बहुत सारी स्पीशीज़ रिमूव हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और ये सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान बनता जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये एडिशन ऑफ स्पीशीज़ या रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ किस तरह से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मुतासर करता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगी रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ की, रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ के इफ़ेक्ट्स ऑफ removal of species from an ecosystem. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि स्टारफिश जो है समंदर में पाई जाती है। स्टारफिश ओशंस में रहते हुए कुछ छोटी मछलियों को खाती है which are named as mussels, उनको कहा जाता है mussels, यानी स्टारफिश ईट मसल्स इन द ओशन। अगर हम किसी ओशन के किसी एक ख़ास रीजन में स्टारफिश को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, पूरे समंदर से निकालना तो पॉसिबल नहीं है, हम किसी एक पार्ट में से, एक रीजन में से हम स्टारफिश को रिमूव कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? उन मसल्स को खाने वाली जब स्टारफिश नहीं होंगी तो मसल्स विल रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करेंगे और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ मसल्स विल इंक्रीज। ऑब्वियसली जब उनको शिकार नहीं किया जाएगा, कोई उनको खाएगा नहीं, तो उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा और बदले में यही मसल्स जो जिन जानवरों का शिकार करते हैं, अपने से छोटे जानवर का जिसको ये खाते हैं, उनको ज़्यादा पकड़ेंगे, उनको ज़्यादा खाएंगे और बदले में उस जानवर जिसको ये खा रहे हैं उसकी तादाद भी बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। हमने इसमें देखा कि अगर हम समंदर के किसी हिस्से में से स्टारफिश को निकाल देते हैं तो उसके नतीजे में मसल्स जो जिसको स्टारफिश खाती है वो बढ़ जाएंगे और जब मसल्स बढ़ेंगे तो वो उन जानवरों का शिकार ज़्यादा करेंगे जिनको वो एज अ फूड खाते हैं और वो एनिमल्स भी कम होते चले जाएंगे।
इस तरह से इकोसिस्टम में किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है उसको ख़तरा लाहक हो जाता है। जब नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स एक तरफ कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो बैलेंस नेचर ने रखा होता है वो बुरी तरह से मुतासर होता है। इसके बाद बेटे दूसरी एग्जांपल है एडिशन ऑफ स्पीशीज़ के इफ़ेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ स्पीशीज। इसमें हम एग्जांपल देंगे यूकलिप्टस प्लांट्स की। यूकलिप्टस प्लांट जो है पहले पाकिस्तान में नहीं पाया जाता था, ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया और इस प्लांट की ये क्वालिटी है कि ये बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन से यूज़ करता है। हमारी ज़मीन के अंदर पानी का एक लेवल पाया जाता है विच इज़ नेम्ड एज वाटर टेबल। बच्चों वो वाटर टेबल डिस्टर्ब हो जाता है जब हम यूकलिप्टस प्लांट्स को पाकिस्तान में लाए ऑस्ट्रेलिया से और उसको यहाँ पे काश्त किया गया, उसको उगाया गया, तो उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखे गए। किस तरह से कि यूकलिप्टस प्लांट्स के साथ जो दूसरे प्लांट्स ग्रो किए हुए थे उन प्लांट्स के लिए वाटर अवेलेबिलिटी कम होती चली गई, क्योंकि यूकलिप्टस प्लांट्स बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन से लेते हैं, तो ज़ेरे ज़मीन पानी कम होता चला गया और दूसरे प्लांट्स के लिए उस पानी की अवेलेबिलिटी कम होती चली गई। इस तरह से किसी भी स्पीशीज़ को जब किसी नए इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो भी उस इकोसिस्टम का बैलेंस बरकरार नहीं रखता है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि अगर हम किसी स्पीशीज़ को वहाँ से उस इकोसिस्टम से रिमूव करते हैं तो भी बैलेंस मेंटेन नहीं रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन का, जिसको सिंपल वर्ड्स में उर्दू में हम कहते हैं दरख्तों का काटना या दरख्तों की तबाही, डिफॉरेस्टेशन है। आप लोग अर्ली क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। डिफॉरेस्टेशन की यहाँ पे हमारी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, सिंपली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। दरख्तों को काट दिया जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड इनटू अ कल्टिवेटेड लैंड। एक कल्टिवेटेड लैंड के लिए हम दरख्तों को काट देते हैं। जंगलात वाले इलाके में से दरख्तों को काट दिया जाता है ताकि उन एरियाज़ को, उन प्लेसेस को दरख्तों की जगह पर वहाँ पर कुछ क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर दी जाए या रोड्स बना लिए जाएं। बहुत बड़ी जब रोड्स डेवलप हो रही होती हैं तो उन रोड्स के रास्ते में जितने भी फॉरेस्ट आते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और सम टाइम अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट मीन्स कि हो सकता है कि शहरों की जो बाउंड्रीज है सम टाइम इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि शहरी ज़िंदगी को और इन्हांस करने के लिए जो नियर बाय एरियाज़ फॉरेस्ट लैंड होती हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं और उसके नतीजे में ये दरख्त ख़त्म कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। ये थी डेफिनेशन स्टार्ट में दी हुई है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड। एक ऐसी ज़मीन जो कि फॉरेस्ट रखती थी जिसको हम नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन है सम टाइम ये नेचुरल भी हो सकता है कि आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, दरख्त जो हैं उखड़ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो कहते हैं कि सम टाइम इट इज़ स्लो, सम टाइम बहुत आहिस्ता आहिस्ता दरख्त काटे जा रहे होते हैं, बट सम टाइम इट इज़ कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मीन इसको तूफ़ानी अंदाज से दरख्तों को उतार दिया जाता है, उखेड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है और उस एरिया को इस्तेमाल कर लिया जाता है। यहाँ पर कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन दो दी हैं। अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है, अर्बन
सिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए वो एरियाज़ को यूज़ करना हो और कैटास्ट्रॉफिक तरीके से वहाँ से दरख्तों को काट दिया जाता है। दूसरा है फॉर कल्टीवेशन। ऑब्वियसली अभी हमने प्रीवियस लेसन में देखा भी कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जब इंसानी आबादी तेज़ी से बढ़ेगी तो फूड की डिमांड भी इंक्रीज़ होंगी और उस फूड डिमांड को पूरा करने के लिए मैक्सिमम एरियाज़ में कल्टीवेशन करना, क्रॉप्स लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए फिर उन एरियाज़ को जहाँ पे जंगलात पाए जाते थे एक टाइम पे, उनको भी अब कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। अब यहाँ पर हम कुछ इफ़ेक्ट्स देखेंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी एनवायरनमेंट में बहुत सारे हॉरिबल इफ़ेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फर्स्ट वन है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बच्चों, आपको पता है प्लांट्स हर वक्त एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे दूसरे पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को ख़त्म कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसके नतीजे में एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाएगी। एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाना, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जब पोल्यूटेंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती चली जाएगी, तो दैट एनवायरनमेंट विल नॉट बी सूटेबल फॉर द ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड वन है अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक बहुत ही अहम प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन का, और ये हर वक्त होता रहता है। इसी प्रोसेस की वजह से पानी एवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में आता है और वो उसी मॉइस्चर से ही समहाउ क्लाउड्स बनते हैं, और नेचर ने वाटर साइकिल का एक बैलेंस रखा हुआ होता है। लेकिन जब दरख्त अपनी जगह पर नहीं रहेंगे तो हवा में उस मॉइस्चर का बैलेंस नहीं रहेगा और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें भी हो सकती है और कुछ इलाके ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर एनुअल रेनफॉल बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इफ़ेक्ट है बच्चों सॉइल एरोजन का। व्हाट इज़ सॉइल एरोजन? मिट्टी का बिखर जाना, सॉइल एरोजन। जब भी तेज़ हवा चलती है, आपने देखा है कि जो ट्रीज़ होती हैं उनकी रूट्स बहुत डेप्थ में पाई जाती हैं और उन रूट्स की वजह से फर्टाइल सॉइल अपनी लेयर की फॉर्म में ज़मीन पे पाई जाती है और वो दूर दूर तक नहीं जा पाती क्योंकि प्लांट्स ने उनको ग्रिप किया होता है, प्लांट रूट्स ने उनको ग्रिप किया होता है। लेकिन जब ऐसे फर्टाइल सॉइल वाले एरियाज़ में से दरख्तों को काट दिया जाता है, जंगलात रिमूव हो जाते हैं, तो वो ही सॉइल अपनी उस जगह पे ग्रिप में नहीं रह पाती है, या तो वो हवा के साथ खुश्क होके बिखर जाती है या पानी के साथ बह जाती है, और इस तरह से मिट्टी की तहों का ज़ाया हो जाना कहलाता है सॉइल एरोजन। द वेस्टेज ऑफ सॉइल विद वाटर और एयर इज़ नेम्ड एज सॉइल एरोजन, और उससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन नहीं रहती है, सॉइल में जितने भी न्यूट्रेंट्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और वो एरिया भी काफ़ी हद तक बैरन हो जाता है, वो एरिया कल्टीवेशन के लिए भी सूटेबल नहीं रहता है। नाउ डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेक्स्ट जो हॉरिबल इफेक्ट आता है दैट इज़ फ्लड। होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा मिट्टी पानी के साथ मिलती है और वो मिट्टी वाला पानी दरियाओं में जाता है तो पानी ओवरफ्लो करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पानी के फ्लो की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और यही मिट्टी वाला पानी जब डैम्स वगैरह में स्टोर किया जाता है तो डैम्स की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वो भी मुतासिर होती है। दूसरी तरफ फ्लो ऑफ वाटर की इंटेंसिटी जब चेंज होती है तो दैट विल कोज फ्लड, उससे सैलाब आते हैं और बहुत सारे एरियाज़ जो हैं उस फ्लड का शिकार हो जाती हैं। इसके बाद बेटे नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाती है, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी एंड इट विल ऑब्वियसली लेसन्स द क्लाउड फॉर्मेशन।
क्लाउड फॉर्मेशन कम हो जाएंगे तो एनुअल रेनफॉल जो है वो भी कम हो जाएगी। याद रखिएगा, किसी भी एरिया में जितनी ज़्यादा एनुअल रेनफॉल होती है वहाँ की कल्टीवेशन, वहाँ की यील्ड जो होती है क्रॉप्स की और प्लांट्स की उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जब हम दरख्तों को ही काट देते हैं तो उसके नतीजे में ही फिर बारिश भी नहीं होती है। ये तो थे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम देखते हैं देयर आर एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। अगर जंगलात रहते हैं, मेंटेन रखे जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कहते हैं कि ये जो जंगलात के फ़ायदे हैं ये लॉन्ग टर्म इनकम है। लॉन्ग टर्म इनकम एक ऐसी इनकम है जो लंबे अरसे तक इनकम का सोर्स रहेगी। लोग जो होते हैं वो उसको जंगलात को काटते हैं कि जी वहाँ पे क्रॉप्स लगाएंगे। क्रॉप्स का फ़ायदा होता तो है लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेन है, थोड़े टाइम के लिए होने वाला फ़ायदा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म गेन से महरूम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर पहला एडवांटेज है सोर्स, इट सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और वो वहाँ पर अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से रहते हुए नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ाते हैं अपनी एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए। और इससे ये फ़ायदा होता है कि बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है। इसके बाद यही फॉरेस्ट जो हैं सोर्स हैं मेडिसिन्स का। हम बहुत सारी मेडिसिन्स प्लांट से लेते हैं, प्लांट रूट से या उनके डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन की जाती हैं। और जब ये फॉरेस्ट से ये मेडिसिन्स ली जाती हैं और फिर उनको मुख्तलिफ डिजीज़ के क्यूर के लिए यूज़ किया जाता है, देन फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ टिम्बर। टिम्बर वो लकड़ी जो कि बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होती है, फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद बायोस्फीयर स्टेबिलिटी है। बायोस्फीयर स्टेबिलिटी मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा हम मेंटेन रखेंगे फॉरेस्ट को, बहुत ज़्यादा एरिया पे दरख्त पाए जाएंगे तो उससे एक बायोस्फीयर में स्टेबिलिटी आ जाएगी। पोल्यूटेंट्स रिमूव हो जाएंगे। पोल्यूटेंट्स रिमूव होने के साथ साथ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को अपना नेचुरल हैबिटेट अवेलेबल होगा तो उससे बायोस्फीयर स्टेबल होता चला जाएगा और कोई भी हॉरिबल इफ़ेक्ट्स पोल्यूटेंट्स के ऑर्गेनिजम्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द लास्ट वन इज़ द सोर्स ऑफ ब्यूटी। सोर्स ऑफ ब्यूटी, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं वो इसी वजह से कि एक एस्थेटिक ब्यूटी, एक एस्थेटिक सीन रखते हैं ये फॉरेस्ट, जिससे लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। केपी में कहा यह जाता है कि बहुत सारे जंगलात पाए जाते थे दैट वर नेम्ड एज क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट इन केपी। खैबर पख्तूनख्वा में क्लोज्ड कैनोपी को मैं यहाँ पर इस तरह से बताऊँगी बच्चों आपको। कैनोपी कहते हैं दरख्तों के ऊपर वाले ये जो एरिया होता है जहाँ पे ब्रांचेस पाई जाती हैं। क्लोज्ड कैनोपी से मुराद ये कि ये दरख्त इस तरह से पाए जाते हैं और ये इस तरह डीप फॉरेस्ट बना देते हैं। दीज आर द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट। और ये पाकिस्तान में केपी में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये दरख्त भी कटते चले जा रहे हैं और इनमें सालाना 1% की रिडक्शन हो रही है। 1% रिड्यूस होते चले जा रहे हैं। ये 1% पर ईयर these forests are going to be reduced, ख़त्म होते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। और इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा दरख्त काट दिए जाएंगे तो बहुत से एनिमल्स भी अपना नेचुरल हैबिटेट लॉस कर देंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। इसमें सबसे पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि कंजर्वेशन का मतलब है टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरीथिंग which is used in the stability of the ecosystem। वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और वो नॉन लिविंग थिंग्स भी, लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे महफूज
बना सकते हैं। कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो नेशनल पॉलिसी मेकर्स को स्पेशल एडवाइस करते हैं कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी कंट्री में इंडेंजर्ड लेवल पे पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ख़ास पॉलिसीज़ बनाएं और लोगों में उन इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में मुकम्मल तौर पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए और उनको हिफाजत से रखने के लिए जो भी वो अपने तौर पे काम कर सकते हैं ज़रूर करने चाहिए, ना कि अनअवेयरनेस की वजह से उसको नज़रअंदाज कर दें और मज़ीद इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। कहते हैं पाकिस्तान अगरचा बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी में रिच है, पाकिस्तान में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को सिवियर थ्रेट्स को फेस करने को मिलते हैं। उसकी वजह चंद एक रीजंस हैं दैट आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानी आबादी का तेज़ी से बढ़ना और उनमें गुर्बत, पॉवर्टी वन रीज़न है। पॉवर्टी स्पेशली इन रूरल एरियाज़, वहाँ के लोग जो हैं वो गुर्बत का सामना करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेस रिसोर्सेज की वजह से, और उनका लो लिटरेसी रेट है, उनमें उनके पास एक तो रिसोर्सेज भी कम है और अवेयरनेस नहीं है, इल्म नहीं है, जिसकी वजह से वो बायोडाइवर्सिटी को मैक्सिमम लेवल तक नुकसान पहुंचा देते हैं एंड दे डोंट नो, वो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा थ्रेट इम्पोज कर रहे हैं ड्यू टू देयर लो लिटरेसी रेट। तो पाकिस्तान में अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन के साथ। जो इस वक्त दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों काम कर रही हैं उनके नाम है IUCN। फर्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। IUCN, I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चों, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है WWFP, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इन पाकिस्तान। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इन पाकिस्तान। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के साथ और NGOs के साथ मिलकर पाकिस्तान में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए काम कर रहे हैं। और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने पहली पाकिस्तान की रेड लिस्ट बना ली है, यानी वो तमाम एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट उस रेड लिस्ट में शामिल की गई है जो कि आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जो इस वक्त इंडेंजर्ड हो चुके हैं और उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। इन्होंने वो लिस्ट तैयार कर ली है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, नेम द 2 ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को महफूज करने के लिए काम कर रही हैं। नेम द 2 ऑर्गेनाइजेशंस विच वर्क इन पाकिस्तान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ biodiversity. Number 1 is IUCN and number 2 is WWFP, World Wildlife Fund, Pakistan.
बच्चों ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में काम कर रही हैं और उन प्रोजेक्ट्स का काम मुख्तलिफ लेवल्स पे बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है। हम यहाँ पे चंद एक प्रोजेक्ट्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन प्रोजेक्ट है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। इन 1980 IUCN और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस स्ट्रेटजी पे साइन किया था टू कंजर्व द नेशनल बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान में सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी को महफूज करने के लिए IUCN ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको प्लान किया था। सेकेंड वन प्रोजेक्ट है बच्चों, नाम है इसका UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में CCD भी कहते हैं। CCD कन्वेंशन मीटिंग को कहते हैं, कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है UN यूनाइटेड नेशन का जिसका मकसद डेजर्ट्स में गुर्बत को ख़त्म करना है। ड्राई लैंड्स में जो पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है। पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन के ऊपर साइन किए थे 1997 में। आपको पता है कि पाकिस्तान में भी ड्राई लैंड्स बहुत सारे पाए जाते हैं, थर, चोलिस्तान, और वहाँ के रहने वाले लोग बहुत सारी पॉवर्टी को फेस करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, विच इज़ UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। जी बेटे, CCD के नाम से शॉर्ट में पूछा जा सकता है व्हाट इज CCD? CCD स्टैंड फॉर UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, जो पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन में साइन किए थे 1997 में। थर्ड वन है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। आपको पता है हिमालय के जो जंगलात हैं, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड बाय द शॉर्ट फॉर्म HJP, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। हिमालय के जो जंगलात हैं वो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिचेस्ट है और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम 1991 में पलास वैली में KP में स्टार्ट किया गया था और इसका मकसद जो है वो रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी को महफूज बनाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और ये कि डिफॉरेस्टेशन ना हो इन एरियाज़ में और इस जंगल की डिफॉरेस्टेशन से बचाना और एनिमल्स को मैक्सिमम प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट वन प्रोजेक्ट है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में चिलगोज़े के सबसे बड़े दुनिया के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चिलगोज़ा, आर यू फेमिलियर? यस। तो चिलगोज़े के फॉरेस्ट को जो पूरी दुनिया का एक आप ये समझ लें कि कीमती ख़जाना है, सुलेमान रेंज के इलाके में पाया जाता है। और WWFP ने 1992 में कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है जिसका मकसद दुनिया के सबसे बड़े चिलगोज़े के दरख्त को महफूज बनाना है और मैक्सिमम चिलगोज़ा प्रोड्यूस करना और उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना इस प्रोजेक्ट का काम है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बच्चों नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। आप लोग जाते होंगे नॉर्दर्न एरियाज़ में, शुमाली इलाका जात में, आपने देखा है वहाँ पे दरख्त और एस्थेटिक ब्यूटी। वहाँ पर जो जंगलात हैं वो रिचेस्ट फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी को रखते हैं और WWFP ने इन तमाम जंगलात को महफूज करने के लिए इनकी लुक आफ्टर करनी शुरू कर दी है। इनके ऊपर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल। चित्राल एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा रूट है जहाँ से सालाना बहुत सारे परिंदे गुज़रते हैं।
बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। बच्चों, बर्ड्स भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक माइग्रेट करके जाते हैं, और लकीली चित्राल उस रूट पे पाया जाता है जहाँ से मिलियन बर्ड्स गुजरते हैं। मिलियन बर्ड्स गुजरती हैं और उनमें से बहुत सारे उस एरिया में से गुजरते हुए ओवर हंटिंग का सामना करना पड़ता है उनको। और इसको महफूज बनाने के लिए, इन बर्ड्स को महफूज करने के लिए कि जब वो यहाँ से इस माइग्रेटरी रूट से गुजरेंगे तो उनको हंटिंग प्रेशर को फेस ना करना पड़े, WWFP ने 1992 में इस एरिया को भी प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ओवर हंटिंग से बचाने के लिए कहा यह जाता है कि उन मिलियन बर्ड्स में से 2 लाख बर्ड जो है सालाना यहाँ पे किल हो जाता है, ओवर हंटिंग का शिकार हो जाता है। तो अब WWFP ने उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। The second last project is conservation of चिल्तन मारखोर। मारखोर जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, मारखोर जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। बच्चों, ये हज़ारगंजी नेशनल पार्क में पाया जाता है और WWFP ने इसके ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है क्योंकि ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है, नेशनल एनिमल है। उसको बचाने के लिए, इसकी कंजर्वेशन के लिए हज़ारगंजी नेशनल पार्क को और उसके जो नियर बाय एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है ताकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में मैक्सिमम अच्छे तरीके से रह सके और वहाँ पर उसके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी इंक्रीज़ हो। लास्ट जो प्रोजेक्ट है बैन ऑन गेम्स। बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिनके अंदर वाइल्ड एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के उनकी ट्रेनिंग की जाती है और फिर उनको फॉरेनर्स को बहुत महंगे दामों में सेल किया जाता है। उन जंगली जानवरों को लाइक बियर के कब्स जो हैं वो बेचे जाते हैं और उनको वहाँ से जंगलात में से लाकर बेच दिया जाता है और जब उनके बच्चों को लाके उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा दिया जाता है तो नंबर ऑफ देयर पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज। तो अब WWFP ने इन गेम्स के ऊपर और इन एनिमल्स की ट्रेनिंग के ऊपर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से अब इन एनिमल्स को ना तो कोई शिकारी पकड़ेगा और ना ही फॉरेनर्स को इनको सेल करेगा। ये थे बच्चों हमारे प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे ये 8 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया CCD, व्हाट इज़ CCD या व्हाट इज़ HJP, ये 2-3 ऐसे हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी साथ में दी हुई हैं और कोई भी प्रोजेक्ट इनमें से आपको एज अ शॉर्ट दिया जा सकता है। इनकी डेट्स जिनके साथ गिवन है वो भी आपने याद करनी है, विच में बी आस्क्ड एज MCQ। और ये कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन सम प्रोजेक्ट्स विच आर फाउंड इन पाकिस्तान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है उनको एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, तो आपने ये लॉन्ग के लिए भी मार्क करना है। जी बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। यहाँ पर हम कुछ एनिमल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में इंडेंजर्ड करार दिए गए हैं, जिनको ख़तरा लाहक हो चुका है कि वो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ इंडस डॉल्फिन। इंडस डॉल्फिन जो कि एक मैमल है और फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ये इंडस रिवर में पाई जाती है और इस वक्त सिर्फ इसके 600 इंडिविजुअल्स रह चुके हैं इंडस रिवर में। इंडस रिवर में ताज़ा पानी में ये पाई जाती है इंडस डॉल्फिन, और इस डॉल्फिन की तादाद कितनी है इंडस रिवर में? 600 इन इंडस रिवर।
only 600 animals are found. तो इसके कम होने की वजह जो है वो ये देखी गई है कि हैबिटेट लॉस, इसका हैबिटेट तबाह हो रहा है। उसके अलावा पोल्यूशन, पानी में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स की वजह से भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं। और थर्ड वन, इसकी डिस्ट्रक्शन की जो वजह है दैट इज़ पोचिंग। पोचिंग कहते हैं इस मछली को पकड़ के इसको गेम्स में यूज़ किया जा रहा है, उसको इसके नेचुरल हैबिटेट से रिमूव किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है इसका। सो इट्स डिस्ट्रक्शन कॉजेज आर नंबर 1 हैबिटेट लॉस, नंबर 2 पोल्यूशन एंड द थर्ड वन इज पोचिंग। हमने इंडस डॉल्फिन के बारे में पढ़ा कि ये इंडस रिवर में सिर्फ 600 ऑर्गेनिजम्स रह चुके हैं इसके, और इसके कम होने की वजह, इसके तेज़ी से डिक्रीज़ होने की वजह जो है वो क्या क्या है, हैबिटेट लॉस है और पोल्यूशन है और उसके साथ ही साथ में पोचिंग है। सेकेंड वन है बच्चों मार्को पोलो शीप, जो कि पाकिस्तान में खंजराब नेशनल पार्क में पाया जाता है। खंजराब नेशनल पार्क और उसके नियर बाय एरियाज़ में ये शीप पाया जाता है। और WWFP ने देखा ये है कि लास्ट 2 डेकेड्स में, लास्ट 2 डेकेड्स यानी लास्ट 20 ईयर्स से इस एनिमल को भी बहुत ज़्यादा हंट किया गया, इसका शिकार किया गया। लेकिन अब WWFP ने इसके ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको महफूज बनाने के लिए। जो खंजराब नेशनल पार्क है उसको एक ख़ास बाउंड्री दे दी गई है ताकि वहाँ पे आके इसका शिकार ना किया जा सके। थर्ड वन एनिमल जो कि पाकिस्तान में इंडेंजर्ड है दैट इज़ नेम्ड एज हुबारा बस्टर्ड। बच्चों हुबारा बस्टर्ड भी पाकिस्तान में आता है विंटर में, सोवियत टेरिटरी से। सोवियत टेरिटरी से विंटर में जब पाकिस्तान में आता है तो ये थर और चोलिस्तान के एरिया में स्टे करता है और बहुत ज़्यादा ये बर्ड आता है। लेकिन जब विंटर में जब ये इन एरियाज़ में आता है तो उस वक्त फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं थर और चोलिस्तान में, जो कि उसका शिकार करने लग जाते हैं। फॉरेनर्स की वजह से और ओवर हंटिंग की वजह से हुबारा बस्टर्ड का नंबर जो है बहुत कम होता चला जा रहा है। और जो एक वक्त में बहुत बर्ड्स आया करते थे और यहाँ पे स्टे करते थे, अब बहुत कम इनका नंबर देखा जा रहा है ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। इसके भी हैबिटेट की तबाही की वजह से और ओवर हंटिंग की वजह से हुबारा बस्टर्ड का नंबर जो है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। तो आपसे ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शीप और हुबारा बस्टर्ड, ठीक है। और पाकिस्तान में इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन तीनों के बारे में बताना होगा। और ये MCQ भी आ चुका है कि कितनी इंडस डॉल्फिन इंडस रिवर में रह चुकी हैं, 600 एनिमल्स आर फाउंड। उसके अलावा किस सीज़न में हुबारा बस्टर्ड पाकिस्तान में सोवियत टेरिटरी से आते हैं, विंटर में आते हैं और थर और चोलिस्तान में स्टे करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं MCQs में पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद लास्ट में एक पेज के ऊपर आपके दिया गया है नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। बच्चों आपको पता है नेशनल बर्ड कौन सा है? चकोर पैट्रिज is the national bird of Pakistan, while markhor is the national animal of Pakistan. ये शॉर्ट में भी आ चुका है, नेम द नेशनल बर्ड एंड नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर आप लिखेंगे नेम द नेशनल बर्ड एंड नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। छोटे से हैं, चकोर पैट्रिज नेशनल बर्ड है और मार्खोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो आज आपने ये लेसन याद करना है, ठीक है बेटे।